दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लेक्चर 3, जिसमें हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, यानी कि डीपीएसपीज़ शॉर्ट में, जो नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो डीपीएसपी क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमें याद रखने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डीपीएसपी सबसे पहले तो याद रखना है कि ये कौन से पार्ट में आता है। तो पार्ट 4 में हमने याद किया था कि पार्ट 1 में क्या आता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप। पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 4 में अभी हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51, 36 से 51 तक डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नोट करते जाइए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कहाँ से लिया गया था, हमारे संविधान में इसे कहाँ से बोरो किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो इट वाज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड से बोरो किया गया था। आयरलैंड वही है यूके के बगल में जो है पड़ता, नॉर्थ सी में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसका काम क्या है, क्यों ये लिया गया, क्यों इंसर्ट किया गया इसको। तो इट इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, पीटी के लिए तो नहीं बट मेंस के लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस में क्वेश्चंस भी कई बार इससे रिलेटेड आते हैं तो लिखना पड़ता है। अब देखेंगे कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस होता क्या है। प्रीएम्बल हम सब ने पढ़ा है। प्रीएम्बल में जस्टिस कितने टाइप के मेंशन्ड हैं। एक्चुअली माउस नहीं है ना, बड़ा दिक्कत हो रहा है इससे। हाँ, तो प्रीएम्बल में 3 टाइप के जस्टिस मेंशन किए गए हैं। ठीक है, पहला है सोशल, ये यहाँ पर मेंशन है। पहला है सोशल, दूसरा इकोनॉमिक, और तीसरा है पॉलिटिकल। तो 3 तरह के जस्टिस जो है प्रीएम्बल में मेंशन किए गए हैं। डीपीएसपी क्या है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, कैसे, वो जब हम अभी आर्टिकल्स को देखेंगे तब वहाँ से समझेंगे। अगला पॉइंट जो है ये नॉन जुडिशिएबल है। नॉन जुडिशिएबल का मतलब क्या हो गया कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, कोर्ट में जाकर के हम लड़ नहीं सकते हैं कि हमारे डीपीएसपी में ये चीज़ मेंशन्ड है और वो हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये स्टेट के बजट पे डिपेंड करता है, स्टेट की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर स्टेट कैपेबल है तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, अगर नहीं है तो वो नहीं करेगा। इन फ्यूचर वो कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये नॉन जुडिशिएबल बनाया गया है। क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत का बजट इतना नहीं था कि हर एक चीज़ जो भी एक डेवलप्ड नेशन में आज के डेट में प्रेजेंट है वो सब चीज़ वो उस समय डिलीवर कर पाता अपने लोगों को। तो इसलिए कुछ चीज़ों को रखा गया डीपीएसपी में। ठीक है, तो अब क्यों रखा गया है, ताकि अगला पॉइंट देखेंगे, इसेंशियल फॉर पॉलिसी मेकिंग। ताकि वो जो पॉलिसी मेकिंग होगी आगे चल करके, जो एक्ट्स बनाए जाएंगे, जो लॉज फ्रेम किए जाएंगे लेजिस्लेटिव में हमारे, उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए जो भी पॉलिसी हम बनाएंगे उसको इसको ध्यान में रखते हुए ही बनाएंगे। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग में ये काम आता है। कैसे, अब देखेंगे हम आगे जब आर्टिकल को डिस्कस करेंगे ना, तो वहाँ से देखेंगे कि कौन से आर्टिकल को के मद्देनज़र कौन सा लॉ बनाया गया है। ठीक है, तो डीपीएसपी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना है। पहला कि पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड से इसको बोरो किया गया है। 2 तरह का जस्टिस को ये प्रोवाइड करता है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को। ठीक है, तीसरा नॉन जुडिशियल है, और चौथा पॉलिसी मेकिंग में ये हेल्प करता है। ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 डीपीएसपी का है हमारा। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, केवल हम उस पर फोकस करेंगे। आर्टिकल नंबर 38 कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट का जिक्र है, ये कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 38 है, ये याद रखना है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या हो गया कि स्टेट जो है वो समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करेगा और भलाई के लिए पॉलिसीज बनाएगा, इसलिए उसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। तो ये कहाँ मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 38 में पूछा गया सवाल है ये। आर्टिकल नंबर 39, इसमें तो इतने सारे हैं पॉइंट्स बट सब नहीं याद रखना है। एक जो एग्जाम में रिपीट होता है वो है ये 39 का डी, ये जरूर से ज़रूर याद रखना है। दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ठीक है, अब ये डीपीएसपी में लिख दिया कि मेन और वुमेन को बराबर काम के लिए बराबर पैसे देने हैं। ठीक है, लेकिन ये तो डीपीएसपी में है ना, तो डीपीएसपी तो नॉन जुडिशिएबल है, तो कोई कोर्ट में जाके लड़ नहीं सकता कि मेरे को नहीं मिल रही है। कोई लेडी जो है जाकर के लड़ नहीं सकती, क्योंकि उस समय सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी, उतना बजट नहीं था जो भी। अब लेकिन ये क्या हुआ, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, अभी हमने पीछे पढ़ा। तो आगे चल करके क्या होता है, एक लॉ बनाया जाता है, एक एक्ट पास होता है जिसे कहते हैं इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। 1976 में पास हुआ है, देखो। तो 1976 में इस आर्टिकल के बेसिस पर एक एक्ट बनाया गया, एक पॉलिसी फ्रेम की गई, जिसमें क्या है, मेन और वीमेन को इक्वल सैलरी देने की बात कही गई है।
तो हमने क्या देखा कि पॉलिसी मेकिंग में ये DPSPs हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, इसको भी याद रखना है। ये पीटी में तो काम नहीं आएगा, बट मेंस में ये काम आएगा। मेंस आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा रहेगा, जब आप इसको मेंशन करोगे ना, आंसर इनरिच होगा, मार्क्स बढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 39A। 39A ये बाद में जोड़ा गया, इसका भी बहुत महत्व है, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये भी। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड क्या है ये? जैसे कई बार क्या होता है कि कोर्ट केस में गरीब लोग पहुंचते हैं, BPL जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन, अब उनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो केस कहाँ से लड़ेंगे? बट संविधान क्या कहता है कि उनको भी इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा? फ्री लीगल एड दिया जाएगा उन्हें। यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं गवर्नमेंट के, वो उनका केस लड़ेंगे उनके बदले, ठीक है। तो और उनको मुफ्त में वो सहायता दी जाएगी, तभी तो वो अपने आप को इक्वली रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना। तो ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड याद रखना है, एग्जाम में कई बार आया ये 39 है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI कह लो, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 40 में मेंशनड है, ठीक है। अब ये आर्टिकल नंबर 40 में कब मेंशन कर दिया? आज़ादी के टाइम पर ही, यानी कि 1949 में, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि जो पंचायती राज एक्ट आया वो तो बहुत बाद में आया ना, 1992 में बना वो, और 1993 में 24 अप्रैल को लागू हुआ, जिस दिन हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये बाद में आया। तो बाद में कैसे आया? इसी बिहाफ पर आया क्योंकि DPSP में 40 नंबर में ये मेंशन किया है कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है। तो कहीं कहीं पे लोग ऑर्गेनाइज करते थे, कहीं नहीं करते थे। बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी फ्रेम किया और एक एक्ट पास किया, ठीक है। इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत फिर पंचायती राज को लाया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, याद रखेंगे। अगला है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये आर्टिकल, बट फिर भी ध्यान में रखना है, पूछ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो अब तक नहीं पूछा वो नहीं पूछेगा, इसलिए ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो 41 नंबर में क्या है? राइट टू वर्क, यानी कि काम मिलने का, काम लेने का अधिकार, ठीक है। फिर आगे एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, तो इनसे रिलेटेड देखेंगे कि हम एक्ट भी आगे बनता है, जैसे मनरेगा आएगा, सर्व शिक्षा अभियान आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसी आर्टिकल के मद्देनजर आता है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। तो ये सब जो है मनरेगा वगैरह इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए लाएंगे। अब याद कैसे रखेंगे? तो देखो 41 नंबर में क्या है? राइट टू वर्क, ठीक। 42 में क्या है? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि पहले काम चाहिए मुझे 41 नंबर के बिहाफ पे, 41 नंबर के अकॉर्डिंग मेरे को पहले काम चाहिए। फिर 42 नंबर में क्या बोला कि जो वर्किंग कंडीशन है, काम कर जहाँ पर भी हम करेंगे वहाँ पर कैसा कंडीशन होना चाहिए? जस्ट एंड ह्यूमन होना चाहिए, मतलब ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि आदमी अच्छे तरीके से कंफर्टेबली काम कर सके वहाँ पर, ठीक है। तो अब ये भी लोग ऐसे तो देगा नहीं, तो इसके लिए भी एक्ट लाए गए थे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आया ही था। उसके बाद एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मेंस के लिए, नॉट फॉर पीटी। मेंस पीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये टर्म पूछा जाएगा, मैटरनिटी रिलीफ जो है कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो कई बार पूछा गया है, आर्टिकल नंबर 42। अगला है 43 लिविंग वेज। लिविंग वेज का मतलब क्या हो गया? कि कम से कम इतना पैसा देना है कि आदमी जिंदा रह सके, ठीक है। इतना कम भी नहीं देना है कि वो अपना खर्चा ही नहीं चला पाए, ठीक है। तो लिविंग वेज तो दिख रहा है आर्टिकल 41 से लेकर के आगे जितना भी ये सब वर्क से रिलेटेड है। तो पहले वर्क चाहिए हमें 41 के हिसाब से, राइट टू वर्क, वर्क मिल गया। फिर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन दिला दो काम करने का जो जगह है, तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन में ही आ गया एक मैटरनिटी रिलीफ भी। अब वहाँ वर्किंग कंडीशन ठीक हो गया, अब उसके बाद फिर लिविंग वेज दो, मतलब पैसा जो है जितना मिलना चाहिए, एक मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, इसी के बिहाफ पर एक मिनिमम वेजेस एक्ट भी लाया गया था आगे चल करके 1948 में। और इसको फिर आगे चल करके रिन्यू किया जाता है, जो वेजेस है ना मिनिमम, उसको फिर इंक्रीज़ किया जाता है टाइम के हिसाब से। तो पहले वर्क, फिर वर्किंग कंडीशन ठीक हुआ, फिर लिविंग वेज मिला, फिर आगे 43A जोड़ा गया जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी वर्कर्स जो है इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों पार्टिसिपेट करेंगे भाई? इसलिए पार्टिसिपेट करेंगे ताकि वो अपना ओपिनियन दे सके और काम को और सुचारू ढंग से चला सके, पहला चीज़। दूसरा, वो अपना वेज इंक्रीमेंट का बात को आगे रख सके। अब कैसे रखेंगे? कोई अकेला बंदा आगे जाकर के बोलेगा तो उसको मार के भगा देगा, ठीक है, अकेला हाईलाइट हो जाकर लड़ नहीं सकता। तो उसके लिए क्या है? तो इसी 43A के तहत ट्रेड यूनियंस बनते हैं, वो एम्पावर होते हैं। और ट्रेड यूनियन एक्ट आया तो था पहले ही, 1926 में आया था। तो ये ट्रेड यूनियन को बढ़ावा देता है कि वो बने और अपना मांग जो है मैनेजमेंट के सामने रख सके और इंडस्ट्री का फिर बेहतर ढंग से आगे काम करे। 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अभी तक एग्जाम में उतना देखने को मिला नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसलिए इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक सारे आर्टिकल्स को याद रखना है।
ये सब मेंस रिलेटेड पॉइंट्स थे, इनको भी याद रखना है। चलते हैं अभी आर्टिकल नंबर 44, मोस्ट रिपीटेड, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने भी कहीं ना कहीं सेट वगैरह में इसको बनाया ही होगा। तो आर्टिकल नंबर 44 याद रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। काफ़ी बहस चल रही है इस पर भी इंडिया में लाने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या बनता है इसका। फिलहाल ये कहाँ कहाँ पर लागू है, तो गोवा में सबसे पहले लागू था, ठीक है, और अभी जो है उत्तराखंड में भी इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर आर्टिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, कितने छोटे, तो ये 6 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं, इनको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है कि इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना है और साथ साथ एजुकेशन देना है। तो ये सब चीज़ें देना है। अब आज़ादी के टाइम तो ऐसा इतना बजट तो था नहीं कि दे पाए, तो बस इसमें DPSP में लिख के छोड़ दिया गया ताकि जब स्टेट कैपेबल हो तो वो इसके हिसाब से पॉलिसी फ्रेम करे और फिर इसको लागू करे। तो सरकार ने आगे किया क्या, देखिए सरकार ने क्या किया कि आंगनवाड़ी केंद्र खोले। यही कट गया। तो सरकार ने क्या बनाया, आंगनवाड़ी केंद्र। अभी जो हम लोग देखते हैं अपने गाँव में आसपास, तो आंगनवाड़ी केंद्र जो है इसी आर्टिकल के मद्देनज़र बनाया गया है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को, 6 साल के कम उम्र वालों को चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। 46 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रख लेना, अगर इतना याद हो जाए तो उसके बाद ही इस पर कोशिश करना है याद करने का, नहीं इतना याद हो तो फिर इसको छोड़ दो। इसमें है क्या, तो SC ST OBC जो वीकर सेक्शंस हैं उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, एजुकेशनल इन्हेंसमेंट, इन सब चीज़ों के लिए ये आर्टिकल बनाया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 46 इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। 47 में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिहार में जो शराबबंदी हुई है वो इसी आर्टिकल नंबर 47 के तहत हुई है। तो क्या है 47, इसमें कहा गया है कि जो स्टेट का जो न्यूट्रिशन लेवल है, मतलब स्टेट के लोगों का जो न्यूट्रिशन लेवल है, बेसिक न्यूट्रिशन लेवल, उसको और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह उसको इम्प्रूव करने की बात कही गई है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन तो अभी तक नहीं बना है, बट ध्यान में रहे तो रख सकते हो। 48 नॉट इम्पॉर्टेंट। 48A ये कई जगह पूछा है, जनरली सेट्स वगैरह में ही पूछे हैं, तो इसको ध्यान रखना। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, उसका सेफ गार्डिंग करना है, उससे रिलेटेड है। 49 इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। 49 में मेनली था वही मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो भी है हमारा, उसको प्रिजर्व करना। अगला जो इम्पॉर्टेंट है वो है 50, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जाम में पूछे जाता है, ये रिपीटेड है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है। क्या है जुडिशियरी, क्या है एग्जीक्यूटिव, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो भी गवर्नमेंट है जो रन कर रहा है, तो इसको 3 हिस्से में, देश को चलाने के लिए 3 चीज़ों को इस्टेब्लिश किया गया है। पहला है, 3 पिलर है, पहला क्या है, लेजिस्लेटिव, जहाँ पर कानून बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जो कानून को लागू करता है, ठीक। और तीसरा है जुडिशियरी, जो देखता है कि इन दोनों में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। तो इन दोनों में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारा क्या है, जुडिशियरी। अब जुडिशियरी में अगर यही लोग शामिल हो जाएंगे जो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव में है, तो फिर इनका जो भी डिसीजन होगा वो सही है या नहीं, इसको जज करने के लिए जो भी फैसले लिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से, जो कानून लागू करते हैं, ठीक है, जो जिनके हाथों में देश का एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके अंडर में सारा जो ब्यूरोक्रेट्स सब आते हैं, तो उन सब से अलग रखना है जुडिशरी को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज हर एक डिसीजन जो है वो बायस्ड हो सकता है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। तो इसलिए आर्टिकल नंबर 50 में कहा गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 51 अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कई जगहों पर, तो ये भी याद रखना है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना भी हमारे देश की जिम्मेदारी है, और हमारी सरकार को उस दिशा में भी पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए, कदम उठानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इसमें हाईलाइट किए, आपको समझाने की अपनी तरफ से कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।